दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं इसी महामारी के चलते। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है और इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की भी चुनौती सबके सामने है। और यह भी सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कदम आगे आकर समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी हस्तियों से रूबरू लगातार करवा रहे हैं। आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाम रिसोर्ट और स्वर्ण नगरी के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अग्रवाल जी से। आकाश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपसे हम बातचीत करेंगे, आपके प्रयासों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बारे में हम दर्शकों को बताते हैं। आपने बहुत कम उम्र में रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा और आज अपनी मेहनत और ईमानदारी के भरोसा जीतने में कामयाब रहे। आज इनके प्रोजेक्ट्स में पेड़ पौधों को भी पर्याप्त जगह मिलती है। हालांकि कोरोना काल में कारोबार जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन अपनी कोशिश, ईमानदार कोशिशों के चलते और खरीदारों के विश्वास की बदौलत उन्होंने इस असर को कम करने में कामयाबी हासिल की है। हम आपको आकाश अग्रवाल से मिलवाएंगे, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के जुबानी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके बारे में ये रिपोर्ट देखिए। पाम रिजॉर्ट और स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अग्रवाल की सोच हमेशा से ही कुछ अलग और नया करने की रही है। इसी जज्बे की बदौलत आज इन्हें छत्तीसगढ़ के यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है। काफी कम वक्त में ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्होंने महारत हासिल की है। अपने शहर को नई पहचान देने के मकसद के साथ आकाश अग्रवाल ने पाम रिजॉर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया और इसी के साथ मध्य भारत में पहली बार रिजॉर्ट लिविंग लाइफस्टाइल के कॉन्सेप्ट को भी लेकर आए। आकाश अब इको रिजॉर्ट के कॉन्सेप्ट पर स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। महज 24 साल की उम्र में ही अपनी मेहनत और दृढ़ शक्ति के बल पर आकाश अग्रवाल लगातार नई बुलंदियां छू रहे हैं। और आकाश अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश अग्रवाल जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यूथ आइकन के तौर पर आज जाने पहचाने जा रहे हैं, लेकिन हर एक कहानी के पीछे एक दृढ़ संकल्प होता है, एक संघर्ष होता है। तो आपकी एक लाइफ स्टोरी जिसके बारे में लोग आज जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आप इस बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे इस तरीके का मीन्स एक रिकग्निशन मिल रहा है। और लाइफ में ऑब्वियसली स्ट्रगल तो रहा ही है, क्योंकि जनरली जितने भी बिल्डर्स या फिर हम लोग रियल एस्टेट के बड़े बड़े एम्पायर्स जितने भी देखते हैं, वो जनरली एक फैमिली हेरिटेज टाइप में एक बिजनेस चले आ रहा है। मीन्स एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है उनको, मॉनिटरी वगैरह। मेरा ऐसा रहा कि कॉलेज जब मैंने कंप्लीट किया इंजीनियरिंग कॉलेज 2012 में RIT कॉलेज से, तो तभी से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था रियल एस्टेट में और लोगों को एक ऐसा सुविधा देना कि कम बजट में उनको अच्छी से अच्छी कॉलोनी का फैसिलिटी मिले और अच्छे घर मिले उनको, ये देने का पहले से टारगेट था मुझे। तो स्टार्टिंग तो स्लो से हुआ, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे रियल एस्टेट में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बंगलोज और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आगे एक बड़े प्रोजेक्ट का ड्रीम शुरू से था कि करना ही है। और इसमें क्योंकि अकेला था साथ में, तो मॉनिटरी हेल्प एक हर स्टूडेंट को एक रहता है कि एक मॉनिटरी हेल्प जब उनको नहीं मिलता तो एक स्ट्रगल पीरियड रहता ही है। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल था, लेकिन बैकआउट नहीं किया कभी भी कि हाँ बस चलते जाना है और आगे बढ़ना है।
तो उससे कुछ 2-3 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा और अब तो लाइक बहुत 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद वेयर आई एम राइट नाउ। वेरी गुड। और ये दिखता भी है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई हैं आपके काम से, अपने मेहनत से, तो वो मेहनत रंग भी लाती है। इंजीनियरिंग आपने की, उसके बाद इसके दौरान आपको कई मल्टीनेशनल कंपनीज से ऑफर भी मिले थे, जॉब ऑफर थे। आप चाहते तो मेट्रो सिटीज़ में जाकर अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन आपने उसको दरकिनार किया, रायपुर में ही रहकर अपना कारोबार करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास भी कई हमारे जो फेलो होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो उनका एक ड्रीम होता है कि वो यहाँ जाएंगे, वो फॉरेन में जाएंगे। तो हो सकता है कई विचार आपके मन में भी आया हो, लेकिन आपने रायपुर में रहकर ही लिया ये फैसला। क्या इसके पीछे वजह? डेफिनेटली जी वही हुआ कि कॉलेज कंप्लीट होते ही कई सारे कंपनी के जॉब ऑफर आए थे ज़रूर, और ऐसा था कि फॉरेन जॉब इंडिया में भी, मुंबई वगैरह मेट्रो में, लेकिन हमेशा से ऐसा था कि रायपुर से बहुत ज़्यादा प्यार था शुरू से, अपने शहर से, और जो भी मैं बना हूँ आज, जो भी हूँ, अपने शहर के वजह से ही हूँ। तो एक शुरू से था कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि मेट्रो में रहती है या फॉरेन में है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम रायपुर में क्यों ना दें लोगों को, एक मिडिल बजट में, जो कि समझ लीजिए शहरों में अगर 5 करोड़ या 8 करोड़ रुपए वाले फ्लैट्स में या फिर बंगलोज में जो फैसिलिटी मिलती है, वही चीज़ अगर हम लोग 40-50 लाख वाले रेंज पे अगर हम लोग दे सकें अपने क्लाइंट्स को, तो वही आइडिया लेके मैं चला था। और हमेशा से ऐसा था कि रायपुर में जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जितनी सपोर्ट मुझे मिला है यहाँ पे लोगों से, तो रायपुर के लिए कुछ ना कुछ करना था। इसीलिए शुरू से ऐसा था कि नहीं, बाहर कहीं नहीं जाना, ना फॉरेन ना कोई और सिटी, रायपुर में ही डेवलपमेंट करना है और रायपुर को ही अच्छा एक मेट्रो बनाना है। इसी को ही हम लोग को एक इंडिया स्टेज में एक बड़े शहर के जैसे, मतलब एक बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली, ऐसा एक पहचान बने रायपुर का, तो वो टारगेट लेके चला हूँ शुरू से। बिल्कुल। और आप अपने सपने को पूरा करने के साथ साथ लोगों के सपने को भी पूरा करने का इरादा रखते थे और लोगों से वादा करते थे। उम्र आपकी बहुत कम है, फिर आपने बिजनेस की शुरुआत की, तो अपने सपने और अपना सपना वो कि लोगों का सपना पूरा हो, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक घर अपना हो, और उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो चुनौतियां तो कई सारी आई होंगी, कैसे फिर आप उससे उनको दूर किया, कैसे उससे आगे बढ़े? जी वही था सर कि जब ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो जाती हैं, लेकिन शुरू से ऐसा था कि जो फैसिलिटीज़ समझ लीजिए हम लोग को एकदम महंगे घरों में जो लोगों को मिलती है, जो कि नॉर्मल एक मिडिल क्लास वाली फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। मतलब आप जनरली देखना कि जो 3 करोड़ 4 करोड़ वाले बंगलोज में जो फैसिलिटी मिलती है, तो मेरा शुरू से टारगेट था कि एटलीस्ट वो सारी फैसिलिटीज़, जैसे मेरा भी बन रहा है पाम रिजॉर्ट, आपको पता है, उसमें हम लोग होटल कम फ्लैट फैसिलिटी दे रहे हैं। वो फैसिलिटी ऐसी है जो कि गोवा में टाटा ग्रुप दे रहे हैं, या फिर मुंबई में है, या फिर फॉरेन में अगर आप यूरोप साइड जाएंगे, यूएसए ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे होटल कम फ्लैट फैसिलिटी रहती है। और जनरली मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसको 32 लाख से लेके 45 लाख तक, इस टाइप के रेंज में वो सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ। तो वो एक बहुत वो सब चीज़ सक्सेस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत तो ऑब्वियसली लगता है। आपकी पर्सनल लाइफ एक तरफ हो जाती है, और आपको वर्किंग आवर्स जो हैं आप फिर देख नहीं सकते कि आप दिन भर में 8 घंटा काम कर रहे हो या 10 घंटा काम कर रहे हो। दिन भर कई सारा मेरा ऐसा गया है कि जिस दिन मैं 20-20 घंटे भी काम किया हूँ, और संडे हम लोग भूल गए हैं कि संडे क्या होता है ना, संडे क्या होता है, हॉलीडे क्या होता है, ये नहीं पता। तो रेगुलर वर्किंग आपको मेहनत तो करना पड़ता है। अगर आपका ये बिजनेस, अगर आपका खुद हो या होलसेल पर्सन हु आर डीलिंग विद एवरीथिंग, तो आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा डेफिनेटली। जो भी यूथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो भी इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है बिजनेस में, तो एक ही सजेशन मैं उनको दूंगा कि मेहनत से मत डरो। मेहनत तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और कुछ यूनिक, कुछ अलग हट के अगर आप आइडिया लेके आ रहे हो मार्केट में, तो आप एक अलग स्टैंड आउट हो जाते हो, एक कंपटीशन से आप अलग फाइट करते हो, राइट। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हर चीज़ करने के बाद आपको कोई भी देयर इज नोबडी जो आपको हेल्प करेगा, राइट। आपको खुद को अपना हेल्प करना है। बिल्कुल, ये आप ही की लड़ाई है, आप ही को लड़ना है, आप ही को तरीका भी निकालना है। आप अगर इसमें फंसते भी हैं तो आप ही को बाहर भी आना है, और लोगों को भी बाहर निकालना है जो आपसे जुड़े हुए हैं। कोविड-19 के इस दौर में पहली लहर, दूसरी लहर, आपके बिजनेस पर भी इसका असर पड़ा होगा, तो उसकी ग्रोथ को लेकर आपकी क्या रणनीति रही, कैसे आप इससे ओवरकम हुए? राइट
सर कोविड का तो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ा है और हर बिजनेस में पड़ा है, खाली रियल एस्टेट नहीं, हर बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये एक टाइप ऑफ रिसेशन नहीं था, ये एक टाइप ऑफ एक अल्पविराम बोल सकते हैं, जो कि एक कॉमा पूरे हर प्रोजेक्ट्स में लगे, और चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट्स हो। तो अब ये ऐसा है कि ये वापस जैसे ही लॉकडाउन खुल गया है तो ये वापस उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और रियल एस्टेट में और पूरे इंडिया में भी इस बार अपन ने जैसे देखा, एफडीआई भी बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों का अब मतलब हर फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, और कहीं ना कहीं घूम फिर के रियल एस्टेट में ही वो इन्वेस्ट होता है। रियल एस्टेट मार्केट इतना बड़ा है कि हर कोई का किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता ही है, चाहे वो कोई भी बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल में हो, चाहे वो एक मल्टी बिलियनियर भी होगा, सेलिब्रिटी भी है, या फिर एक नॉर्मल सा किसान भी है, लेकिन हर इंसान का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रहता ही है। एक सर्कुलेशन है एक मार्केट में, राइट। तो रियल एस्टेट में ऐसा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट रहेगा उतना ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगा, और अभी हो ही रहा है। आप अभी मार्केट में देखेंगे तो वापस रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अपने पीक पे है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसमें डिग्रेडेशन नहीं है। मतलब आप देखेंगे हर प्रोजेक्ट, चाहे आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए या गोल्ड मार्केट देख लीजिए, या कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जो लोग जंप किए थे उसमें देख लीजिए, हर जगह क्रैश आपको दिखा। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें वैल्यू कम नहीं गया, मतलब बहुत माइनर ही फर्क पड़ा, और जैसे ही मार्केट खुला तो वापस जंप हो गया, किसी को लॉस नहीं हुआ। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपका कोई भी परचेजिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप 5-10% का अगर फ्लक्चुएशन है उसमें, अगर आप थोड़ा महंगा भी है तो डजंट मैटर, वो टाइम उसको हील कर देता है। रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है, और अगर आप सस्ते में भी बेच दिए कोई प्रॉपर्टी को 5-10% कम में भी, तब भी आप उसको लेके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसको भी टाइम हील कर देता है। तो रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि इसमें टाइम हील करता है, आप जो बात बता रहे हैं मल्टीप्लाई होता है टाइम के। आकाश जी, यही बातें हैं कि जो रियल एस्टेट को लोगों से कनेक्ट भी करता है, और किसी क्षेत्र में लोग इन्वेस्ट करने से पहले हो सकता है कि उसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई डुप्लेक्स, कोई सिंगलेस, कोई फ्लैट वो खरीद के डाल लें या खरीद लें, ताकि वो पैसा उनका लगातार ग्रोथ करता रहे। लेकिन आपने इससे पहले कहा कि यूनिक आइडिया होना चाहिए। आपका भी बड़ा यूनिक आइडिया है, आपने मध्य भारत में पहली बार रिसोर्ट कम अपार्टमेंट की शुरुआत की। ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ, कैसे आपने इस पर काम किया? राइट। ये ट्रैवलिंग पे हुआ था सर। मैं जब ट्रैवल कर रहा था इंडिया में और फॉरेन में, तो मैंने बहुत सारा, मेरा बेसिकली मेन एम यही था ट्रैवल के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि बाहर में जो लोग रह रहे हैं उनका फैसिलिटीज़ उनको क्या क्या मिल रही है उनके अपार्टमेंट में। तो कई जगह मैंने होटल्स वगैरह में भी ट्रैवल किया और बहुत जगह ट्रैवल किया, तो उसमें जो फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, और आजकल का क्या है, हर किसी का बिजी लाइफ है सर, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, छोटी छोटी फैमिली है, और हर किसी की बिजी लाइफ है। तो हम लोग का टारगेट यही था कि प्राइवेसी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और उनको फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी मिले जो उनको होटल में मिलती है घर में बैठे बैठे। तो उसमें कंप्लीट सिस्टम ही ऐसा है कि आपको रिसेप्शन थ्रू एंट्री है, बायोमेट्रिक सिस्टम है जिससे आप एंटर करते हो, टू द रूम आपको डोर टू डोर फैसिलिटीज़ हैं, आपको चाहे रेस्टोरेंट हो गया, चाहे ग्रॉसरी, मेडिकल, सारी फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं जो बड़े बड़े जगह में मिलती है, लेकिन बहुत हाई कॉस्ट में रहता है, राइट। उसको हम लोग ने एक मिडिल रेंज कॉस्ट पे लाने की कोशिश की है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आपने उसको मिडिल रेंज में लाने की कोशिश की, और रियल एस्टेट ये भी माना जाता है अग्रवाल जी कि इसमें विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इसका बिजनेस करते हैं तो आप इसको बखूबी जानते भी होंगे, और आपका विश्वास ये दिख रहा है कि आप जिस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उसके 80% से ज़्यादा फ्लैट बेच चुके हैं आप। ग्राहकों का ये विश्वास, ये कैसे आपने हासिल किया और इसके पीछे वजह क्या है और क्या करना चाहिए? राइट। पहली बात तो हर चीज़ एज ए बिल्डर या एज ए कंपनी ओनर भी, अगर मैं बताऊं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आपको खुद को हर क्लाइंट से खुद ही डील करना चाहिए मैक्सिमम जितना आप कर सकें, राइट। आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आई एम द ओनर एंड आई एम नॉट डीलिंग विद द क्लाइंट्स, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हो जितना ज़्यादा आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, राइट। क्योंकि छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्योंकि हर फैमिली अलग रहती है, हर फैमिली की कुछ ना कुछ कुछ अलग डिमांड्स रहते हैं घर को लेके। तो आप उनसे बैठ के कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और जो फैसिलिटीज़ हम उसमें दे रहे हैं वो अपने आप में, मैंने एक ऑटोनोमस सिस्टम डिज़ाइन किया है जिससे कि वहाँ का प्रॉफिट वहीं पर यूज़ होता है, इसीलिए वो ईजिली रन करता है। वो एक ऑटोनमस कंपनी जैसे वर्क करता है जो भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। क्योंकि जनरली आप देखना जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके जो कमर्शियल पार्ट रहता है वो जनरली बिल्डर्स बेच देते हैं, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग वो पूरा कमर्शियल पार्ट को एज ए कंपनी उसको मैनेज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को डोर टू डोर मिल जा रही हैं। जी सर, बिल्कुल। और उसका असर भी दिख रहा है कि विश्वास बढ़ रहा है, और यदि विश्वास बढ़ेगा तो आपके प्रोजेक्ट्स आप जितनी जल्दी लाएंगे, जितना ज़्यादा फैलाएंगे, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा, लोग उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आपके एक नए प्रोजेक्ट
स्वर्ण नगरी को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है, हमें भी बताइए। सर छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर में जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत मेगा टाउनशिप का एक प्रोजेक्ट मैं ला रहा हूँ। 100 एकड़ का इसका फेज़ 1 हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, इसको हम लेके जाएंगे एटलीस्ट 300-400 एकर्स तक। विधानसभा से हाफ किलोमीटर के रेंज पे ये प्रोजेक्ट है। और ये एक टाउनशिप में इसमें सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं जो दे सकते हैं। मतलब इसमें एक 15 लाख का भी जिसका बजट है, एकदम मिनिमम बजट भी जो रखा है वो भी ले सकता है, और जिसका हाई रेंज है मतलब 3 या 4 करोड़ तक का बजट है वो भी उसमें ले सकता है। तो इसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप एकदम वेल्दी हैं तभी आ सकते हैं। और हर रेंज के हिसाब से हम लोग ने घर और बंगलोज उसमें डिज़ाइन किए हैं। इसमें बहुत सारी एक जंगल रिजॉर्ट जैसे उसको एक हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। उसमें जो गार्डनिंग है और रेन वाटर्स वगैरह के लिए जो पॉन्ड्स हम लोग खूब सारे उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड गोल्फ कोर्स बना रहे हैं, मूवी थिएटर्स, एक मिनी मूवी थिएटर, वाटर पार्क उसमें एक ला रहे हैं सर। जो अभी छत्तीसगढ़ में कोई भी एक कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें प्राइवेट कॉलोनी में वाटर पार्क दिया जाए। वो इसलिए ताकि घर के लोग जो रहते हैं हर एज ग्रुप के लोग रहते हैं, तो हर एज ग्रुप के लोग वाटर पार्क में सबसे ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, चाहे वो बड़े एज ग्रुप के हों चाहे छोटे एज ग्रुप के हों। तो इसलिए हम सैटरडे संडे लोगों के एंजॉय के लिए एक वाटर पार्क भी उसमें दे रहे हैं। और क्लब हाउस में बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो हो सकती है, बैडमिंटन, स्क्वॉश से लेके पूल टेबल और टेनिस टेबल से लेके हर सारी फैसिलिटी, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट्स, तो ये सारी फैसिलिटी हम लोग एक पूरी सोसाइटी के अंदर ही बना रहे हैं। बिल्कुल। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही उसको यूनिक और बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसमें गार्डनिंग कर रहे हैं। जी। तो इतनी यूनिक इसमें संभावना, जिसमें वाटर पार्क भी है, क्लब हाउस भी है, और आपने रेट्स भी काफ़ी कम बताए। आपने कहा है कि और दूसरे शहरों में स्थिति बड़ी ख़राब रहती है, 3 करोड़ 4 करोड़ इतना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप उसे 40 लाख 35 लाख 30 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है? आप मतलब क्या करते हैं? आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? सर इस प्रोजेक्ट में अलग अलग रेंज में देखिए, मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता कि एकदम हाई रेंज में ही डील करना है मार्केट में। जैसे कई सारे बिल्डर्स हैं वो सिर्फ हाई रेंज में ही डील करते हैं, बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स ही बेच रहे हैं। तो हम लोग का ऐसा है कि मिडिल रेंज भी कम से कम उसमें आके रह सके और हाई रेंज भी रह सके। तो उस तरीके से उस कॉलोनी को डिज़ाइन किया जाता है कि जिसका कम बजट है, जिसका 35 लाख का ही बजट है, तो एक 2 BHK डुप्लेक्स बंगलो में जा सकता है। जिसका 45 लाख का बजट है वो 3 BHK डुप्लेक्स में जा सकता है। जिसका एकदम ज़्यादा बजट है उसको विद स्विमिंग पूल विद स्विमिंग पूल वाले बंगलो भी बना रहे हैं, जिसमें विद स्विमिंग पूल एंड विद जिम, प्राइवेट जिम एंड प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ वो बंगलो रहेगा। उसका रेंज हम लोग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का रखे हैं। तो सब अलग अलग वैरायटी में हम लोग ने रखा हुआ है। जमीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंड एरिया कितना एक्वायर कर रहे हैं जी। और वही है हमारा बेसिक कि कम से कम जो कम रेंज वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट ना जोड़ते हुए उनको चीज़ वैसी दे दें कि वो रहना शुरू करें। क्योंकि मेरा मेन एम भी है कि बसावट ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा रहें, ना कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट निकालना। बिल्कुल यही बात है जो अपने आप को अलग बनाती है और आप दूसरे बिल्डर से अलग बनते भी हैं। क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों के लिए सोचते हैं तो यही एक खास बात बनती है आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से। आकाश जी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? किस तरह से आप चाहते हैं कि अभी और कुछ किया जाना बाकी है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है? डेफिनेटली सर, हर फील्ड में आप देखेंगे मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। आप जैसे मोबाइल भी आज है तो कभी बटन्स में थे, आप टच स्क्रीन में आ गए हैं, कार में भी इम्प्रूवमेंट है। तो वैसे ही रियल एस्टेट एक फील्ड है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा दरकार है। कॉलोनीज़ जो हैं आजकल की मॉडर्न और हाईटेक कॉलोनी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को फैसिलिटी वैसी नहीं मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी वैसी मिलनी चाहिए कि आपको प्राइवेसी रहे और आपको टेंशन ना रहे। आप अगर एक कॉलोनी में रह रहे हो आपको फैसिलिटी सारी की सारी मिल जाएगा। लॉकडाउन भी रहे तो आपको होम डिलीवरी में सारी चीज़ें मिल जाए। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज कॉलोनी रहनी चाहिए। तो हम लोग का टारगेट ये है कि एक फ्यूचर कॉलोनी बनाना कि जिसको ज़्यादा मॉडिफाई हम कर सकें और बसावट अच्छे से देना, लोगों को आसपास स्कूल्स वगैरह और ये सब मिल जाए। तो इसीलिए हम लोग का जो सेंटर भी है वो इतना पास है कि उससे आसपास सब लगे हुए बड़े बड़े मेजर स्कूल्स हैं, DPS, NH Goel, ब्राइटन, ये सारे स्कूल्स हैं। एयरपोर्ट पास है, रेलवे स्टेशन पास है, अंबुजा मॉल पास में है। तो ये सारी फैसिलिटी लोगों को बहुत इजी एक्सेस करने को मिल जाती है। एक सोसाइटी में वही तो चाहिए रहता है कि आसपास सारी चीज़ें मिल जाए, राइट। और आपको जब रह रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी का टेंशन ना रहे और एम्यूजमेंट का टेंशन आ रहा है। अगर फैमिली के साथ वीकेंड आप बिता रहे हैं, सैटरडे संडे, तो आपको अंदर में सारी फैसिलिटी मिल जाए। बिल्कुल। और एक छत के नीचे अगर सारी फैसिलिटीज़ मिलती है तो लोगों को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सपनों का घर भी है और सपनों के घर के आसपास वो सारी चीज़ें, सुविधाएं भी मौजूद हैं जिसकी दरकार अमूमन देखने को मिलती है। आकाश जी, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे और आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया
फैमिली किस तरफ थी? जी। आपके जॉब करने वाले उस सोच पर जो कभी आपने सोचा होगा, कभी बातचीत की होगी, या फिर बिजनेस की साइड सपोर्ट किसका ज़्यादा मिला? हाँ हाँ, फैमिली तो हमेशा बिज़नेस पे ही सपोर्ट किए हैं। उनका भी शुरू से कहना था कि गो फॉर द बिज़नेस। आपका उनकी तरफ से फ्रीडम था कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो, लेकिन ज़्यादा उनका जो टिल्ट था वो बिज़नेस की तरफ था, क्योंकि मेरे डैड भी इज़ ए बिज़नेसमैन। तो वहीं से ऐसा था कि बिज़नेस में ही फील्ड में आना है। और मेरा सबसे ज़्यादा ये था कि आपको आज की सोसाइटी में कुछ एक चेंज लाना है, कुछ एक बदलाव लाना है। आजकल के जो कॉलोनीज़ जो बन रहे हैं, जो लोग रहते हैं, जो सबसे बेसिक है, जो बोलते हैं ना हम लोग, रोटी कपड़ा मकान, राइट? तो बेसिक है, एक घर हर किसी का सपना रहता है कि एक घर में अच्छे से सेफ्टी सिक्योरिटी तरीके से वो रहे। तो वो आप कैसे आप कम बजट में दे सकते हो, यही एक्सपर्टाइज होता है हम लोग का। जितना मेहनत है वो इसी चीज़ में कि कम से कम बजट में लोगों की वो फैसिलिटी दी जाए जो कि नॉर्मल बिल्डर्स नहीं दे सकते। तो हम लोग का मैक्सिमम फोकस और एक्सपर्टाइज उसी में रहता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ बनाई जाए जी। और शुरू से बिजनेस में ही वो रहा है, टिल्ड रहा है सर। बिल्कुल, और उसका असर भी दिखता है। यदि आप बिजनेस माइंडेड होते हैं तो अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा और ज़्यादा विस्तारित चारों दिशाओं में सोच भी पाते हैं। जैसा आपने यूनिक लाया कि आप होटल कम रिसोर्ट टाइप का, ये एक नया यूनिक आपका है जिसमें लोग विश्वास भी कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आकाश जी, अब सवाल ये है कि कोविड के इस दौर में जब एकदम से स्लो डाउन आया, फिर अब बूस्ट अप हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन अब तीसरी लहर भी आने वाली है, तो कुछ इसको लेकर प्लानिंग है आपकी फ्यूचर की? जी सर, पहली बात तो हम सब भगवान से प्रे करेंगे कि तीसरा लहर ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग है वो इंडिया के लिए और हर किसी के लिए भी। और उसके लिए प्लानिंग हम लोग ने ऑब्वियसली अभी से कर रखी है कि जितने भी हमारे वर्क पावर रहता है, वर्कमैन हैं, जितने भी लेबर्स हैं, राइट, तो उनके रहने के लिए फैसिलिटी सारी से अभी प्रोवाइड कर दी है। स्टॉक्स में उनके लिए फूड वगैरह अरेंजमेंट कर दिए हैं। हम लोग को भी जो मटेरियल चाहिए रहता है, राइट, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी रहता है, वो सारा चीज़ अभी से स्टॉक करना हम लोग शुरू कर दिए हैं कि अगर ये आता भी है थर्ड वेव, तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड रहता है कि आप इंटरनल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरनली प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी सारा मेंटेन करते हुए, मतलब मास्क और सैनिटाइजर्स एंड बाकी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप अंदर काम करवा सकते हैं। तो हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि अगर थर्ड वेव आता भी है तो हम लोग वर्क को ना रोकें, क्योंकि एक टाइम कोई भी परचेज कर रहा है हमसे तो एक टाइम बाउंड में कर रहा है, राइट, उसको हमको डिलीवर करना प्रायोरिटी है हमारी। तो चाहे कोविड आए चाहे नहीं आए, हमको उस टाइम में डिलीवर करना है उनको। बिल्कुल, यही विश्वास सबसे बड़ी बात होती है यदि आप टाइम पर लोगों को पोजीशन देते हैं। आकाश जी, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आप लगातार काम करते हैं, ये ग्रीनरी बनी रहे, बढ़ती रहे, इस पर भी आप काम करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं? जी डेफिनेटली सर, ग्रीनरी को हम लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आज के डेट पे आप जो देख रहे हैं पॉल्यूशन लेवल और वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो इतना जिस तरीके से जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो काफ़ी, मतलब आप देखें हज़ारों साल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर या इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल में इतना ज़्यादा चेंज कभी नहीं दिखा है। आज के टाइम पे हम लोग को पता नहीं है कि कोविड का रीज़न क्या है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है। हु नोज़ 10 साल बाद 10 साल बाद पता चले कि एनवायरमेंटल के चेंज से हुआ था या कुछ भी XYZ रीज़न। तो एनवायरमेंट में तो ध्यान देना देखिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी आपके पास पैसा हो, जो भी हो, आपको निकलना तो बाहर ही है और बाहर ही सांस लेना है, राइट। तो बिल्कुल सही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग ग्रीनरी पे, है ना। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हो, जो काम कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रियल एस्टेट कंक्रीट से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ग्रीनरी से भी इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश अग्रवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपका काम ना सिर्फ तारीफ करने वाला है बल्कि सम्मानीय भी, इसलिए हम आपको अवार्ड भी देते हैं। पाम रिसोर्ट और स्वर्ण नगरी के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अग्रवाल जी, जिनके इस पूरे सफ़र के दौरान इन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, किस तरह से लोगों का विश्वास भरोसा जीता है, वो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, आकाश अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।